नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज 3 दिन हो गए जब 41 श्रमिकों को सिलक्यारा की सुरंग से सुरक्षित निकाला गया है। अब तो सभी लोग अपने घरों में पहुंचने भी लगे हैं। 17 दिन के संघर्ष के बाद उत्तरकाशी की गुफा में बंद जिंदगी जीत पाई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में राहत अभियान जो रहा वो बहुत ही आसान नहीं था, बेहद मुश्किल अभियान रहा। विदेशों से मशीनें मंगवाई गईं, एक्सपर्ट्स बुलाए गए, सेना सहित कई सारी एजेंसियों ने दिन रात मेहनत की और सबसे बड़ी बात तो ग्रेट माइनर्स का अहम योगदान रहा। जी हाँ, हम रेट माइनर्स नहीं, हम उनको ग्रेट माइनर्स कहते हैं। 41 मजदूरों ने हौसला नहीं खोया और उन्हें उम्मीद थी कि सुरंग के बाहर खुले आसमान में जरूर वो निकलेंगे। एक दूसरे के साथ मजबूती से वो खड़े रहे और अच्छी बात यह रही कि उन तक खाने पीने का सामान लगातार पहुंचाया गया। तो जो लोग बाहर काम कर रहे थे उनका योगदान भी इन श्रमिकों को बचाने में अप्रतिम है। उन्हीं की वजह से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। वो इस तस्वीरों में इस सामान को देखिए, खाने पीने का सामान इनके पास रखा हुआ है। इसका वो इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन आपात स्थिति से बचने के लिए खाने पीने के सामान को वो बचा कर भी रख रहे थे। फल, सब्जी, पानी सहित ज़रूरी सामान को संभाल कर रखा गया। दूध की बोतलें देखी गई हैं। मुस्कुराती हुई तस्वीरें ये लोग खिंचवा रहे थे जिससे तनाव उन्हें छू ना सके। एक एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। वो लगातार वीडियो बना रहे थे जब से उनको चार्जिंग की सुविधा अंदर मिली। न जाने उनके मन में था कि न जाने कौन सी तस्वीर कब काम आ जाए। आज इन लोगों ने, इन श्रमिक भाइयों ने अपनी खींची हुई इन तस्वीरों को, इन वीडियो को हमारे साथ शेयर किया। हमने सोचा कि हमारा दायित्व है कि इन अच्छी तस्वीरों को, जो आज हम अच्छी कह पा रहे हैं, आप तक भी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि जब ये मजदूर भाई, श्रमिक भाई अपने घर पहुंचे तो क्या इनका रिएक्शन था, क्या कुछ उनको देखने को मिला है। 3 दिन पहले बाहर निकले थे और 3 दिन के बाद अब वो अपने घर पहुंचे। कैसे बयां करेंगे वो 17 दिन? 17 दिन ऐसे लगा सर कि अब एक हिसाब से ये समझ लो कि मौत के बराबर ही थी वो 17 दिन। ना किसी से बात करना बाहर में, ना अपने फैमिली से बात कर पाना, ना ही बाहर का हवा और जो भी है धूप वगैरह, ये सब टनल के अंदर फंस गए थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। यही सारी चीज़ें हो रही 17 दिन में। ठंडा वहाँ पे वो होता है मौसम, तो वो ठंड से कैसे आप बचे थे? खाने को लेकर सफिशिएंट तो था ही, जैसे बोला जा रहा है सब कुछ, लेकिन एक ठंड हो गया और अपना समय काटना और एक थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, उसको लेके क्या बयान करेंगे? बाहर में जितना ठंड रहता है उतना ठंड टनल के अंदर होता नहीं है। तो उसमें क्या होता था, एक जियो टेक्सटाइल होता है, उसमें जो पानी लीक करता है तो टनल में लगाने के लिए जियो टेक्सटाइल होता है। तो उसको कटिंग करके हम लोग नीचे प्लेट बिछा करके उसमें जियो टेक्सटाइल डाल के उसमें सोते थे और उसी को ऊपर से ओढ़ते थे कम्बल की तरह। गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे डर था, सबको सन्नाटा छाया हुआ था। दिवाली का मौसम आप लोग नहीं बिता पाए, दिवाली का त्यौहार आप लोग नहीं मना पाए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए क्या हम लोग क्या कहें, अब बाहर निकल गए हैं हम लोग। अब घर जा कर के हम लोग दीपावली मनाएंगे, सभी लोग मनाएंगे, पूरे गांव का मनाएंगे हम लोग। अच्छा, तो अब क्या वापस काम करने जाएंगे उधर उत्तराखंड में? हम लोग तो मतलब मजदूर आदमी हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 वक्त का रोटी को कमाना पड़ेगा ही हम लोग को। सर ये भारत की जीत है, हमारे 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। सबकी दुआ हम लोग के सर काम आई है। बाकी सर प्रधानमंत्री का भी सर शुक्रिया अदा बहुत है सर, उनका भी सपोर्ट बहुत हुआ है हमको सर। जब मैं मोदी जी से बात किया तो सर उन्होंने बताया कि मैं हमेशा संपर्क साधे रहा सर। वो सर पर्सनली सर हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे सर हमेशा कांटेक्ट करते रहते थे। हर एक एक्टिविटी का सर वो ध्यान रखते थे, मतलब अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी उन्होंने बोला कि जब पाइपलाइन अंदर में चला गया 6 इंच का, तब हमें लगा कि अब हम आप लोग से ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम लोग सर ये रेस्क्यू कंप्लीट कर लेंगे। कैसे मनोबल बना के रखा? जी सर, जैसे कि आप लीडरशिप की बात करें तो सर हमारे सीनियर गब्बर सिंह नेगी जी थे सर, और सभा सर थे, बाकी मैं था कंपनी का सर, और 1-2 बंदे थे, सब लगे हुए थे सर। बाकी हम लोग का सर जो भी था, मतलब खाना पीना जो भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोग सर अपना खा पी करके सर फेस में घूमते थे, थोड़ा वर्कआउट करते थे। वर्कआउट भी करते थे आप लोग? जी सर, वो योगा वगैरह भी करते थे। मतलब अपने आप को फिट रखना है सर। अगर हम फिट हैं
तो बाहर वाले फिट है सर, पूरी गवर्नमेंट, पूरी हमारी देश फिट है सर। आपके घर पे दिवाली नहीं मनी आपके इंतजार में? हाँ जाएंगे तब दीपावली तो मनाएंगे धूमधाम से। मैं फ़ोन करके बोल दिया हूँ कि वो पटाखा वटाखे ले रखे हैं, जाएंगे ठीक हो। वो फूला वाला है, फूला वो सब रेडी करके रखना है। उधर से जाएंगे तो सीएम सर आएगा तो मिलजुल के तो 2 बजे 3 बजे हम लोग निकल जाएंगे। आपकी मम्मी, आपकी माँ बहुत परेशान थी, है ना? आपने देखा ही किस तरीके से परेशान थी। और जब आपकी खबर आई कि आप बाहर आ रहे तो उन्होंने खुशी में कहा कि मैं खीर पूरी बनाऊंगी। खीर पूरी पसंद है आपको? हाँ बहुत पसंद है। क्या आप बोलेंगे उस चीज़ को लेकर? क्या बोलेंगे। वो 17 दिन आप बयां करें, कैसे गए आपके? ऐसे गए बस वैसे ही कटा ज़िंदगी 17 दिन। अच्छा, गेम वेम सब खेलते थे हम लोग। क्या क्या गेम खेलते थे? लूडो हुआ, कैरम हुआ। अच्छा, हाँ। मैंने सुना ताश भी खेलते थे अंदर कागज, डायरी के कागज से बनाकर। हाँ टाइम पास कर रहे थे लड़के लोग। अच्छा, हाँ हमारे तो बस अब लूडो खेलते थे बस। तो क्या लग रहा था, क्योंकि एक समय बीच में आया था जब लगभग हो गया था लेकिन फिर मशीन टूट गई, तो उसको लेकर क्या अंदर में फीलिंग आई थी? तो विश्वास हुआ हम लोगों के कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे फिर मशीन मंगवाएंगे। तो ये आपने सुनी उन तमाम श्रमिकों के साथ बातचीत जो 17 दिन तक दिवाली के दिन, ठीक दिवाली की सुबह वो बंद हुए और अब जाके बाहर निकले हैं। तो ये तो हुई आज की सुकून वाली खबर सिलक्यारा से जुड़ी हुई, लेकिन इस हादसे ने बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या सिलक्यारा में यह अचानक घटना घट गई थी? क्या ये पहली घटना थी इस तरीके से गुफा गिर जाने की या मलबा आ जाने की? क्या प्रकृति ने पहली बार यहां पर यह इशारा किया या बार बार वो इशारा कर रही थी और उसे नजरअंदाज किया जा रहा था? या फिर इस तरह के हादसे वहां पर होते रहे और हम लोग जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे रहे? हम ये सवाल दरअसल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारियां निकलकर अब 3 दिन बाद हादसे के सामने आ रही हैं। उसे बताने से पहले आपको सिलक्यारा सुरंग के बारे में कुछ जानकारियां याद दिला देते हैं। यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। कई सालों से इसका निर्माण काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना में यह सबसे लंबी सुरंग है और इसीलिए 26 किलोमीटर के रास्ते को छोटा करके 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता ये कर देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में गौरव तलवार की एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक प्रशासन और वित्त अंशु मनीष खलको से बात की गई है। अंशु मनीष खलको ने बताया कि पिछले 5 साल में सुरंग बनाने के दौरान 19-20 छोटे और मध्यम हादसे हुए हैं। यानी ये पहला हादसा नहीं था, करीब 20 बार इस तरह के हादसे हो चुके थे इसी सिलक्यारा की सुरंग में। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि हर सुरंग निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। अंशु मनीष खलको ने कहा कि इस बार हम अनलकी रहे, मजदूर फंस गए। यानी हर बार जब जब गिरता रहा वो लकी रहे, कोई फंसा नहीं था। इस बार अनलकी रहे, मजदूर फंस गए। उन्होंने कहा कि सुरंग ढहने की घटनाओं को गुहाओं के रूप में भी जाना जाता है। इस बार का हादसा सुरंग के सिलक्यारा और बारकोट छोर पर हुआ। बारकोट छोर की तरफ सुरंग ज्यादा धंस गई। सिलक्यारा छोर से सुरंग के अंदर 160 से 260 मीटर तक के इलाके की रेड जोन के रूप में पहचान की गई थी। ये भंगुर चट्टानों वाला इलाका है जो आसानी से ढह सकता है या धंस सकता है। वहीं इसी रिपोर्ट में सुरंग निर्माण से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान और चट्टानों के टूटने की वजह से सुरंग में घटनाएं होती रही हैं। आखिर इस तरह की घटनाओं का क्या असर होता है? क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही थी और उनको क्या जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था या ये रूटीन है? इसी पर बात की और वो बता रहे विशेषज्ञ वहां के डॉक्टर PC नवानी, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं GSI के। हम सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। पहला सवाल यही उनसे पूछा हम लोगों ने कि लैंडस्लाइड होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? फ्रीक्वेंटली वहां हो रही हैं जहां पे की नेग्लिजेंस है। फ्रीक्वेंसी वहां पे है जहां पे की डिजाइन जो करा जा रहा है सपोर्ट सिस्टम को, उसमें इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल और जो टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनको प्रॉपरली नहीं लिया जाता, या फिर जो वहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जो अपॉइंटेड हैं साइट पे, उनका असेसमेंट गलत है। तो ये ह्यूमन एरर है इसमें।
इसमें ये नहीं है कि ये क्यों ये हो जाते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह का ये स्टेटमेंट रहता है किसी भी अथॉरिटी का, तो वो तो ऑब्जेक्शनेबल है। आज की डेट में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होना, ये क्लियरली दिखाता है कि इसमें बहुत कमियां हुई हैं, स्टडी करने में भी, एसेस करने में भी, और इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुए हैं। अदरवाइज कैसे हो सकता है, जब हम जानते हैं कि जोन वीक है या यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, तो उसके लिए तो बकायदा कई चीजें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे बताता रहता है, रियल टाइम बताता है कि क्या डिफॉर्मेशन हो रही है, तो किस तरह से उसको करेक्ट किया जाए, किस तरह से उसमें एडिशनल सपोर्ट लगाया जाए। तो आई कांट एग्री ऑन दिस पॉइंट कि इस तरह से 20 या 25 होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर होती हैं तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बड़ी बात आप डॉक्टर नवानी कर रहे हैं, और 20 बार हुआ है, वहाँ के अधिकारी नहीं बताया। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या किया जाए जो इस तरह की घटनाओं में कमी आए, ताकि किसी भी मजदूर की जान पर खतरा न पैदा हो। बिल्कुल रहना चाहिए। सुरंग तो बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए पहाड़ों में, क्योंकि अगर हम ओवरग्राउंड एक्सकवेशन करेंगे, रोड्स बनाएंगे, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स, उसमें लैंडस्लाइड्स इतनी फ्रीक्वेंटली हो जाएंगी, क्योंकि आज वो जमाना तो नहीं रहा कि छोटी सी पतली सी रोड बना दी। अब तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हर जगह कम से कम 2 लेन की तो बननी है। सिंगल लेन रोड्स का तो कॉन्सेप्ट चला गया। तो जब आप वाइडन करते हैं या बड़ी रोड बनाते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं तो इस चीज को वेहेमेंटली बोलूंगा कि टनल बहुत अच्छा एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, और क्योंकि अब हर चीज एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टनल्स बेटर हैं, और ये वहां पे बननी चाहिए टनल्स जहां पे हम देखते हैं कि ओवरग्राउंड जो जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे सड़क नहीं बन सकती और जहां सड़क बनाने से और खतरा हो सकता है, वहां टनल होनी चाहिए। टनल से आपका डिस्टेंस भी रिड्यूस होगा, और 100 साल की उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर मेरा असेसमेंट सही होगा, मेरा अगर जो पैरामीटर्स मैं डिजाइनर को दे रहा हूँ वो उस तरह से सपोर्ट सिस्टम होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, ब्लास्टिंग में जो हम ब्लास्ट करते हैं या जहाँ पे डीबीएम होता है, ड्रिल ब्लास्ट मेथड में, उसमें जब हम करते हैं तो उसमें कंट्रोल ब्लास्ट से चलना पड़ेगा उन जोन्स में जो कि सेंसिटिव हैं, जिसमें कि वीक रॉक मास है। तो इस तरह का प्लान करना पड़ेगा इसको। वी हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद सच जोन्स। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर नवानी हमसे बात करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जो बात डॉक्टर नवानी जैसे एक्सपर्ट करते हैं, उनको तवज्जो देने की अब ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई सारे काम चार धाम प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, और अब कैसे किसी के साथ ये हादसा ना हो, इन एक्सपर्ट्स की राय को शुमार करना चाहिए आगे की प्लानिंग में। तो जैसे जाबाज श्रमिक गुफा के अंदर फंस गए थे, वैसे बाहर भी जाबाज कम नहीं थे। उन्हें बचाने में रेट माइनिंग की बहुत अहम भूमिका रही, जिसको रेट माइनिंग या रेट होल माइनिंग कहा जा रहा है। ऐसे माइनिंग करने वाले को रेट होल माइनर्स कहा जाता है। लेकिन हमने 2 दिन पहले ये सुझाव आपके सामने रखा था, और आज हम फिर उसको दोहराते हैं कि इन्हें रेट माइनर्स की जगह ग्रेट माइनर्स कहा जाना चाहिए। ये रेट, इनको चूहा खुदाई वाला नहीं कहना चाहिए। ये दरअसल बहुत बड़ा काम करके आने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। जान पर खेलकर दूसरों की जान इन लोगों ने बचाई है, इसीलिए ये ग्रेट माइनर्स है। आखिर के 13 मीटर का फासला कुछ घंटों में ही देश भर से बुलाए गए इन बहादुरों ने पूरा किया, ग्रेट श्रमिकों ने ही पूरा किया। कैमरे की चकाचौंध में आपने इन ग्रेट माइनर्स को तो बहुत देखा, इन सब की वाहवाही, सारी दुनिया इनकी वाहवाही में लगी हुई है। लेकिन ये लोग जो दूसरों को जीवन देने में लगे थे, खुद कितनी कठिन परिस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती, कोई भी सुविधा नहीं होती। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर, ये दरअसल जिन इलाकों में ये रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। घर चलाने के लिए किस तरह उन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, किन हालात में ये लोग रहते हैं, इनसे बात की है। उनके घर के हालात का
जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। हमको लगा कि हमारा यह फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हम इन लोगों के जीवन के बारे में भी आपको बताएं जो दूसरों को जीवन दान दे रहे थे, जिनको हम ग्रेट माइनर्स कहते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश में जब बड़ी बड़ी मशीनें टूट गईं, तब सबको वो मजदूर याद आए जो अपने हाथों से पहाड़ तोड़ते रहे हैं। ऐसे 12 रैट माइनर्स ने 21 घंटे में पत्थर को मिट्टी की तरह मसल कर इतिहास रच दिया। आज दुनिया ने इनको कंधे पर उठा रखा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 12 रैट माइनर्स टीम के लीडर मुन्ना कुरैशी और वकील हसन रंगरेज हैं। 22 नवंबर को ये टीम सिलक्यारा टनल के लिए रवाना हुई। तब मोहम्मद नसीम के बहन की 3 दिन बाद शादी थी और मुन्ना कुरैशी ने अपने 3 छोटे बच्चों को पड़ोसियों के हवाले कर दिया था। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने मजदूर भाइयों को संकट से निकालना है। मैं छाले पड़ गया तब तो खैर 2-3 दिन हो गए, क्योंकि हमने मट्टी को भी, जैसे मट्टी काटते हैं दिल्ली में, पत्थर को भी मट्टी की तरह टारगेट बना रखा था। एक जुनून, एक जज्बात, किस बात का कि अपने 41 भाई जो उसमें दबे हुए हैं उन्हें निकाल के लाना। प्रयास हर तरीके का करा हमने, मशीन से ज्यादा मेहनत नहीं थी, जज्बात था, जुनून था सर। ये देखा ही नहीं जा रहा था कि हमें करना क्या है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अंदर जो बंदे हैं ना, कितनी जल्दी टारगेट बनाकर उन्हें पकड़ना। दिल्ली के ये 6 मजदूर करावल नगर की श्रीराम कॉलोनी की इन तंग गलियों में रहते हैं। कल तक इन अनजान मजदूरों को कोई नहीं जानता था, लेकिन उत्तरकाशी से लौटने के बाद इन 6 मजदूरों की कहानी अब हर कोई सुनना चाहता है। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री तक इनसे मुलाकात कर इनकी सफलता में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक से कुछ दूर हम आपको लेकर चलते हैं बजबजाती नालियों को पार करके इन तंग गलियों से होते हुए रैट माइनर मुन्ना कुरैशी के मकान की ओर। ये वही मुन्ना कुरैशी हैं जिनकी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की गले लगाते हुए फोटो बहुत वायरल हुई थी। मुन्ना कुरैशी को खोजते हुए हम इस इमारत की दूसरी मंजिल के एक सुरंग नुमा कॉरिडोर में पहुंचे। कोरोना में पत्नी की मौत के बाद मुन्ना कुरैशी ही अपने 3 बच्चों को पाल रहे हैं। किराए का ये एक 10 बाई 8 का एक कमरा है और यहाँ पर आप देखिए कि ये मुन्ना कुरैशी का कमरा, कुछ ज़रूरी सामान, संपत्ति के नाम पर टीन के ये 3 छोटे डिब्बे, एक संदूक और खाना बनाने के लिए इसी कमरे में रखा एक ये गैस चूल्हा और सोने के लिए ये बेड, जहाँ पर मुन्ना और उनके 3 बच्चे यहाँ पर सोते हैं। कोरोना के वक्त अच्छा इलाज न मिल पाने की वजह से मुन्ना कुरैशी की जो पत्नी हैं उनकी मौत हो गई और मुन्ना कुरैशी के काम को दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर देखा, लेकिन मुन्ना कुरैशी का जो परिवार है उसके पास टीवी नहीं था, तो वो टीवी पर नहीं देख सका। लोगों के मुंह से ज़बानी उन्होंने इनका कारनामा सुना कि किस तरीके का इन्होंने शानदार काम किया है। सोच का आज मुझे इतनी खुशी है, जब मैं उसे भी भूल गया हूँ। मुझे एक खुशी के आंसू है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा पूरे भारत से, और हमारे जो 41 मजदूर भाई थे वो बच गए, मुझे उनकी और ज़्यादा खुशी है। आज मैं अपनी परेशानियों को, सब चीज़ को भूल चुका हूँ। मैं मुझे नहीं पता थी वो परेशानी क्या थी क्या नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया तो सब भूल चुका हूँ। वापस चाहता हूँ सर, बोल नहीं पाऊँ। सोचिए 600 से लेकर 1000 रुपए मजदूरी पाने वाले मुन्ना कुरैशी जैसे लाखों मजदूरों की जिंदगी में भले तमाम अंधेरे हों, लेकिन उम्मीद की रोशनी से इनकी जिंदगी आबाद है। रैट माइनर राशिद बताते हैं कि सिलक्यारा टनल में बचाव से पहले फंसे श्रमिकों के परिवार को रोते जब देखा तो उसी वक्त उनको बचाने के लिए जी जान लगा देने का संकल्प ले लिया था। कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, उन बंदों को हम निकाल के लाएंगे। क्यों? वो भी हमारी तरह एक लेबर है, हम भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर थे। उनका परिवार वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, उनके आंसू हमसे देख नहीं जा रहे थे।
अच्छा हाँ, जैसे उनका परिवार क्या हमारा ही परिवार हो रहा था, इस तरीके से हम गए थे वहाँ पर। थोड़ी अड़चनें तो आई थी, लेकिन हमने सबको पार कर दिया और हमारे ऊपर वाले ने सब कुछ सही करवा दिया। लेकिन यह बचाव अभियान इतना भी आसान नहीं था। लगातार घंटों तक 2 मजदूर मलबा हटाते, 2 मलबा भरते, फिर 2 लोग इसे खींचकर बाहर निकालते। टीम के मुखिया वकील हसन रंगरेज ने रैट माइनर के काम की मुश्किलें गिनाई। हम तो इसे मैनुअल जैक पुशिंग का वर्क बोलते हैं, जो हम हमारी लाइन में सब बोलते हैं। अच्छा, ये किस जैसे का वर्क बात लगती है, बट रेड माइनिंग ऐसा चूहा वो खोद रहा है। ये जो रेड माइनिंग है ना सर, ये समझिए कि चूहा ही मेथड पे काम होता है। अच्छा, जैसे हाँ बिल्कुल सर, जैसे चूहा आगे खोदता है, मिट्टी पीछे फेंकता है, हाँ। ऐसे ही हमारे 2 लड़के अंदर होते हैं पाइप के अंदर, हाँ। वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं पाइप के हिसाब से, जैसे 800 डाया हो गया, 900 डाया हो गया, तो उसके अंदर खुद को एडजस्ट करते हैं। और एक लड़का मिट्टी तसले में डालता है, उसको एक 4 पहिए के सर मैनुअली हम एक ट्रॉली बनाते हैं, उसके ऊपर तसले रखते हैं, वो उसके पाइप के बाहर आ जाता है। अच्छा। उसको फिर वो जो बाहर लड़के खड़े होते हैं जो खींचते हैं रस्सी से, वो उस मिट्टी को फेंक देते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से हम खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। 900 mm के पाइप के सहारे घुसकर लोहे, सीमेंट का मलबा और पत्थर काटकर श्रमिकों को बचाने का ये महाअभियान एक नजीर बना। इस घटना ने याद दिलाया कि जब दुनिया की अत्याधुनिक मशीनें फेल हो जाती हैं, तब मजदूरों के जज्बे और हौसले कैसे जीतते हैं। दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रकृति से खिलवाड़, पर्यावरण से खिलवाड़, उसका असर सीधे सीधे जलवायु पर पड़ता है और इसीलिए जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी समिट इस वक्त दुबई में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में बदलते हुए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा चल रही है। 160 मुल्कों के हर बड़ा नेता वहां मौजूद है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का दरअसल मतलब हुआ ऐसी वो देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो दुनिया भर के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में इन दिनों 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो एक महत्वपूर्ण मेजबानी का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने COP33 यानी आज से 5 साल बाद की मेजबानी का प्रस्ताव भारत में रखा है। पहले वो सुनते हैं। COP33 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। हर साल आयोजन होता है इस सम्मेलन का, वार्षिक सम्मेलन है। तो COP28 अभी दुबई में चल रहा है। COP33 यानी 5 साल के बाद का आयोजन भारत में हो, इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने वहां पर मंच के सामने रखा। 5 साल मतलब 2028 में। क्यों भारत ये पहल की, क्या इसके पीछे की इंपॉर्टेंस है, क्यों कॉप को आपको जानना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, वैश्विक मंच पर भारत की जो धमक है उसका एक उदाहरण ये भी आप मान करके चल सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी ने आज ये पेशकश की है कि 2028 में भारत COP33 इसकी मेजबानी कर सकता है। इसकी मेजबानी करने की पेशकश उनकी ओर से की गई है। आपको बताऊं कि इससे पहले खुद पीएम मोदी ने ही ये कहा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बैठक में मुंबई में कि भारत 2036 का जो ओलंपिक है उसकी मेजबानी भी करने के लिए तैयार है। तो एक के बाद एक जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उनकी मेजबानी करने का इच्छुक भारत दिखाई दे रहा है। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि हाल ही में कुछ ही महीने पहले भारत ने G20 की सफल मेजबानी भी की है। तो एक के बाद एक इस तरह के जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हैं उसकी मेजबानी भारत करने की न सिर्फ पेशकश कर रहा है बल्कि उसके लिए तैयार भी दिख रहा है। वो दिखा भी रहा है कि किस तरह से वो कामयाब ढंग से इनकी मेजबानी कर सकता है। और आपको बताऊं कि जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये पेशकश की जाती तो इसके पीछे एक जो बैकग्राउंड है वो तैयार कर लिया जाता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र के इस बारे में जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे चर्चा भारत के अधिकारियों की हो चुकी होगी, क्योंकि आपको ये बताऊं कि अभी 5 साल बाद की जो बैठक है कॉप की
उसको मेजबानी करने की भारत ने पेशकश की। यानी अगले जो कुछ स्लॉट्स हैं आने वाले वर्षों के, वो शायद अभी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारत ने 2028 की बात कही है। ये पीएम मोदी का अपना भी एक आत्मविश्वास दिखाता है कि किस तरह से वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी पार्टी और वो खुद फिर से वापसी कर रहे हैं, और इसीलिए वो इस तरह के बड़े आयोजन के मेजबानी की पेशकश भी कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जो उनका आज का भाषण रहा है वो भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है, और भारत, आपको ये जानते होंगे कि एक मुद्दा ये भी सामने आया था G20 की बैठक में कि भारत ने G20 की मेजबानी करके ये संदेश देने का भी प्रयास किया था कि वो पूरे ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज बनकर दुनिया में उभरा है। और आज एक तरह से पीएम मोदी ने उसी ग्लोबल साउथ के मुद्दे को कॉप की बैठक में उठाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको किस तरह से अपेक्षा की जाती है कि वो मौसम परिवर्तन के लिए विकसित देश जो है अधिक से अधिक मदद करें, ये उसकी अपेक्षा रहती है, और ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से जो ग्लोबल साउथ है उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सहित जो ग्लोबल साउथ के तमाम देश हैं उनकी क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं देशों के ऊपर पड़े हैं। तो ये ग्लोबल साउथ की जो भारत एक तरह से लीडरशिप लेना चाह रहा है या मैसेज आ रहा है, उसकी भी बात आज एक तरह से पीएम मोदी ने की है, और जो उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी विकसित देशों को लेनी होगी, यानी जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको लेनी होगी। और हम जानते हैं कि चाहे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने 2050 तक ये कहा है कि वो नेट जीरो कर देंगे कार्बन का उत्सर्जन, लेकिन उसके बावजूद भी ये आशंका बनी रहती है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत ये कह चुका है कि 2070 तक वो नेट जीरो कर देगा। चीन ने 2060 की बात कही है। तो इसीलिए ये आज जो पीएम मोदी का वक्तव्य आया है मेजबानी को लेकर के भारत की, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी धमक, अपनी धाक जमाने की कोशिश करता आया है। इसी साल, आपको जैसे कि अभी अखिलेश बता रहे थे, भारत ने G20 का बेहद सफल आयोजन किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता रही नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाना, वो भी तब जब दुनिया में दो बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, रूस में यूक्रेन के साथ और उधर इजराइल में हमास के साथ। ये पहली बार हुआ कि किसी देश ने 60 शहरों में G20 की बैठक का आयोजन किया। 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई। पर्यावरण से लेकर पर्यटन तक पर बातचीत हुई। इनमें एनवायरमेंट यानी A20, बिजनेस यानी B20 और कल्चर यानी C20 जैसे विषयों पर इत्मीनान से बैठकें की गई। समस्या और समाधान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रस्ताव और सुझाव भी तमाम देशों के लिए गए। बैठक को सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं किया। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया भर से आए तमाम डेलीगेट्स को G20 के बारे में समझने का अवसर मिला और भारत के कल्चर को जानने का भी मौका मिला। भारत ने G20 की अध्यक्षता को एक नई परिभाषा दे दी। इतना बड़ा और इतना वृहद आयोजन G20 का किसी और मुल्क में नहीं हुआ जितना भारत ने करके दिया। साल भर से 200 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस देश भर के करीब 55 अलग अलग शहरों में हुई। भारत से पहले इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था और वहां 25 ही बैठक हुई थी, लेकिन भारत में 200 से ज्यादा बैठकें हुई। और खास बात यह रही कि टियर 2 यानी जो छोटे शहर हैं, उन शहरों में भी इसकी बैठकों का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में आयोजन से बड़ा फायदा यह हुआ कि दुनिया भर के डेलीगेट्स को उन शहरों के बारे में भी जानने का मौका मिला। वरना अभी तक तो दिल्ली, बंबई और चेन्नई की बातें होती थी। अब लोगों को कश्मीर भी पता है, लोगों को भोपाल भी पता है, लोगों को लखनऊ भी पता है। वहाँ की संस्कृति को समझने का अवसर मिला और इसके साथ ही उस शहर के लोगों को, जो उस शहर में काम करते थे, जिन्होंने इस तैयारियां की, उनको रोजगार के अवसर भी साल भर तक लगातार बार बार मिलते रहे। तमाम बैठकों में कुल मिलाकर दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा मेहमान आए। भारत देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए या इनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का खान पान और खासकर मोटे अनाज के इस्तेमाल के बारे में दुनिया के बड़े बड़े देशों को जानने का मौका मिला। मोटा अनाज मतलब मिलेट्स। भारत की पहल पर ग्लोबल साउथ यानी गैर विकसित और विकासशील देशों को एकजुट कर एक मंच पर, इसी G20 के मंच पर लाया गया। ये करके भारत ने दुनिया के विकसित देशों को संदेश भी दिया कि विकसित और मॉडर्न देश पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर अपनी मनमानी गरीब और पिछड़े देशों पर नहीं थोप सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर एग्जिट पोल से जुड़ी हुई है। गुरुवार को आपने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, बहुत सारे आए भी। ज्यादातर को देखा जाए तो 2 राज्यों में कांग्रेस को, तो 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार बताए जा रहे हैं। अब नतीजा तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, कौन कहां से जीत रहा है, वाकई में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, या बिल्कुल उल्टे आते हैं एग्जिट पोल। लेकिन आज वक्त है 2023 के एग्जिट पोल्स को हम 2024 के महासंग्राम की नज़र से ज़रूर समझें, क्योंकि 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं, खासकर हिंदी पट्टी के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने लोकसभा के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा सरकार बनी थी। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट इन तीनों राज्यों में बहुत अच्छा कहा जाएगा। तभी इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर खूब चर्चा चल रही है। हम आपको एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स पहले दिखा देते हैं और फिर उस पर मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट के साथ बात भी करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में सत्तारूढ़ बीजेपी को 124 सीटों के साथ साफ बहुमत मिलने का अनुमान है, जैसा कि एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में दिखा। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की कि बीजेपी को हटा दे, लेकिन 14 सीटें उसके खाते में कम हैं और वो 102 के आंकड़े तक ही पोल ऑफ पोल्स में पहुंच पा रही है। 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो लगा हुआ राज्य है 90 सीटें हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी, जो कि वहाँ विपक्ष में है, भरपूर प्रयास के बावजूद भी 38 सीटें तक ही पहुँच पा रही है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के खाते में 49 सीटें आ रही हैं, यानी भूपेश बघेल एक बार फिर अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये एग्जिट पोल है, पोल ऑफ पोल्स है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जो आप एनडीटीवी पर हमारे साथ सुबह 6 बजे से लगातार देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उसके पहले एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूँगा। रशीद किदवई हमारे साथ कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी, एक रिएक्शन उनका रिकॉर्ड किया था। जानना चाहता कि भाई ये जो राजस्थान, ये जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं रशीद किदवई साहब? एग्जिट पोल के परिणाम बहुत चौंका देने वाले हैं और राजनीतिक रूप से बड़ा एग्जिट पोल की जो रोल होता है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है ये पूरी सेफोलॉजी एक साइंस है। अब साइंस में 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 0 नहीं हो सकता, 2 और 2 22 नहीं हो सकता। 9 एग्जिट पोल मैंने देखे और सब वो अलग अलग डायरेक्शन में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई सर्वे एजेंसी जो है वो पूर्वग्रह से या राजनीतिक कारण से उससे प्रेरित लगती है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो बात बताई जा रही है, जो बड़ी सर्वे एजेंसीज ने कही है, वो ये कही है कि बड़ा एक प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब अगर 10% महिला मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि महिला वोटर जो है उसमें जाति के और आयु के ये सारे समीकरण या धर्म, आस्था, समुदाय, ये तमाम चीजें उस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये 10% अगर भाजपा को अतिरिक्त मिल रहा है मध्य प्रदेश में, तो भाजपा बिल्कुल वो स्वीप करेगी इलेक्शन। वो 150-60 नहीं, उससे भी संख्या 200 के पास भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं महिला वोटर हर जगह होती है और अगर 10% महिलाएं अधिक वोट दे रही हैं एक राजनीतिक दल को, तो वो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह का पूरा एक तरीके का आंधी के रूप में आएगा। इसी तरीके से राजस्थान में का भी जो आकलन किया गया है कि वहां कांग्रेस को इस तरह से दिखाया गया है कि वो सत्ता में आने के करीब है या उसके आसपास है, वो भी मुझे थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा वहाँ की जो जमीनी स्थिति है, वहाँ का आकलन जो हम लोगों ने किया उसमें ऐसा नहीं लगता। परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल पहली बार मैंने देखा है कि इतने अलग थलग आए। तो सुन रहे थे आप रशीद किदवई साहब को, जो कि एक्सपर्ट हैं और बता रहे थे कि इन एग्जिट पोल्स को किस तरीके से देखना चाहिए। राजस्थान की बात कर लेता हूं। 200 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 199 पर हुई है और वही चीज़ दिख रही है, रिवाज हो रहा है, रिवाज बना हुआ है। यानी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस चुनाव हार सकती है। बीजेपी को पोल ऑफ पोल्स में 104 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कांग्रेस को बहुमत से 15 सीटें कम, 85 सीटें ही मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही है और ये अन्य बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं राजस्थान के मद्देनज़र। और इसी बाबत हमने राजस्थान के ज़्यादातर एग्जिट पोल पर अपनी गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्हीं से पूछा कि जीत का अनुमान ज़्यादातर पोल्स में नहीं लगाया गया है। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के बारे में?
देखिए, पोल ऑफ पोल में भी अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 4-5 सीटों का ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं पोल ऑफ पोल की बात कर रहा हूँ। तो इतना अंतर एग्जिट पोल में, इतना कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता कि वो सारी चीजों को एक साथ डिनोट करे। 24 घंटे बाद एग्जैक्ट पोल आने वाला है, और एग्जैक्ट पोल लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा पर, 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर, अपने बच्चों की अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा पर, कॉलेज जाने वाले बच्चों ने दाखिले के साथ मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप पर वोट दिया है। इस बार राजस्थान ने संतुष्टिकरण पे वोट गिरा है, ध्रुवीकरण का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो स्पेस ऑफ पोलराइजेशन इन राजस्थान, देयर इज ओनली सेटिस्फैक्शन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इफ आई टॉक प्रिसाइसली अबाउट राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हम इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं, राज नहीं बदलेगा। जो हर बार जो कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस का जो रिवाज है, वो राजस्थान में इस बार बदलने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस की जो किस तरह से 5 साल में कोरोना का मैनेजमेंट किया, WHO तक ने कोरोना के मैनेजमेंट को, राजस्थान के मैनेजमेंट को सराहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना में बेस्ट मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ। ये सारी चीजें राजस्थान के लोगों ने देखी, किस तरह से यहाँ पर नौकरियां नहीं लाई गई, किस तरह से देश में सेकंड नंबर से तेजी से ग्रो करता हुआ स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की स्टेट जीडीपी है वो 11.04% से ग्रो कर रही है, जो देश में नंबर 2 की ग्रोथ है। देश की एवरेज ग्रोथ 5.5-6% है, राजस्थान 11.04% से ग्रो कर रहा है। मतलब देश से लगभग डबल ग्रोथ राजस्थान की। तो इस बार राजस्थान ने ऐसे इन चीजों पर वोट किया है। इस बीच हम आपको बता दें कि बाकी दो जो राज्य हैं, तेलंगाना और मिजोरम, वो भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और एनडीटीवी के पोलो पोल्स में कांग्रेस को, जो कि विपक्ष की पार्टी है, 62 सीटें मिल रही है, यानी वो सरकार बना सकती है। सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए खतरे की घंटी है, वो केवल 44 पर सिमट सकती है। यानी स्थितियां जो हैं वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाती पोल ऑफ पोल्स में दिखती है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में भी सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है। 40 सीटें हैं वहाँ पर। मिजो नेशनल फ्रंट, जिसकी सरकार वहाँ पर चल रही है, एनडीए का पार्टनर है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में उनको 14 सीटें ही आती दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुमत से केवल 7 सीटें कम है। कांग्रेस का खाता खुल रहा है, इस बार रिवाइव कर रही है, 7 सीटें उसको मिल रही हैं। और जो दूसरी बड़ा ग्रुप है जोरो पीपल्स फ्रंट का मूवमेंट का ZPM, उसको 17 सीटें मिल रही हैं और लग रहा है कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में वहां पर रहने वाली है। और इन तमाम पोल ऑफ पोल्स पर हमारे साथ बात करने के लिए केसी त्यागी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं त्यागी साहब, आपने कई सारे चुनाव देखे, बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है? जो एग्जिट पोल आए हैं वो बटे हुए हैं, 2 कांग्रेस 2 भाजपा, आप कैसे देखते हैं? चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, जिसकी संभावना है, और बीजेपी 5-0 से पराजित होती है, तो इसका आगामी चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा। यद्यपि विधानसभा के चुनाव के नतीजों को लोकसभा के चुनाव में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना भी हमारे लिए चुनौती होगी। जैसे पिछली बार राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस जीती, लेकिन लोकसभा में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। लिहाजा कुछ आर्थिक सामाजिक सवालों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सामाजिक विषमता के सवाल उठाए, आरक्षण पर गारंटी दी, जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने पार्टी को प्रतिबद्ध किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता बीजेपी की नकल भी करते दिखाई दिए कि वो जैसे बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र, उनके वायदे और उनकी भाषा की ट्रू कॉपी हो। केसी त्यागी को सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं।
2024 के मद्देनजर अगर इस एग्जिट पोल्स की बात को माना जाए तो इसका, अगर कांग्रेस जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस अपनी शर्तें अब मनवाने की कोशिश नहीं करेगी? एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं, असली रिजल्ट 3 तारीख को हैं। हमारी इच्छा भी है और हमारी आशा भी है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अफसोस हमें ज़रूर है कि वहाँ इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते, जिससे 2024 के चुनाव की इंडिया गठबंधन की विजय की नींव पड़ जाए। ये चुनाव 2024 से पहले का पूर्वाभ्यास है। केंद्र प्रधानमंत्री समेत समूची सरकार जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण में लगी हुई थी, आर्थिक सामाजिक सवालों पर चुप थी, आरक्षण पर चुप थी, जातिगत जनगणना पर चुप थी और अन्य सवालों पर चुप थी, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे उठाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण करने के माहिर हैं, उनकी महती सभाएं की गई। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये उनके विचारों की भी हार है, उनके अति सीमाओं का जो अतिक्रमण किया है उन्होंने विचारों का, ये उसकी भी हार। बद्री नारायण एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, एनालिस्ट हैं, उनसे भी हमने सवाल किया और यही पूछा कि अगर ये एग्जिट पोल हैं, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं तो 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बीजेपी के लिए भी और इंडिया ब्लॉक के लिए भी? अगर ये जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं और जो असेसमेंट्स हैं, अगर ये सही होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जिससे ये माना जा सके कि जो पहले से चली आ रही है स्ट्रेटजीज हैं वो सही है। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस अगर ये देखें तो अगर वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ही जीत पाती है, इसका मतलब कि दक्षिण का एक छोटा स्टेट और उत्तर का एक छोटा स्टेट, इसका मतलब जो हिंदी पट्टी का मन में पूरी तरह से कांग्रेस नहीं इंटर कर पाई है, दक्षिण का में उसको एक कर्नाटक के बाद एक दूसरा आधार मिला है, तो दक्षिण में संभावनाएं ज़्यादा हैं उसके लिए। उत्तर में संभावनाएं कम हैं, अभी भी कम दिख रही हैं, और उत्तर में जब तक संभावना ही नहीं बनेगी तब तक किसी को भी पावर में आना मुश्किल है। बीजेपी ने ये साबित किया है कि मध्य प्रदेश में फिर से इतनी बड़ी बहुमत से अपने को रिटेन किया है, अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही होते हैं तो। और दूसरा, राजस्थान में भी काफ़ी एग्जिट पोल ने उसको सत्ता में वापसी के बारे में बताया है, कुछ को छोड़ करके। अगर ये झारखंड, अगर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत जाती है एक अच्छी बहुमत से, इसका मतलब कि बीजेपी ने जो मोदी जी ने अपने को इन्वेस्ट किया इन 2 राज्यों में, उसका उनको फायदा मिला। और साथ साथ जो इनका लोकल नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने बहुत ही माइक्रो स्ट्रेटेजी के आधार पर इलेक्शन को कैंपेन किया। छत्तीसगढ़ में चूंकि वहां पर जो बघेल हैं, उन्होंने एक नए तरह से अपने पॉलिसीज को जनता तक ले जाना और उसको जनता तक प्रचारित करना, ये काम बहुत सक्षमता से किया, इसलिए वहां पर उनको पुनः विजय मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने रीजनल शक्तियों पर विश्वास अटूट रखना होगा और उनको शक्तिवान ही करते रहना होगा। कांग्रेस को एक ऐसी भाषा इवॉल्व करनी पड़ेगी जो हिंदी पट्टी के मन को भाए। अभी भी उसकी वो भाषा भले ही दक्षिण के कुछ राज्यों में पसंद की गई हो, लेकिन उत्तर में उसे अभी अपने को फैलाना है, या उत्तर में एक ऐसी राजनीतिक भाषा उसको विकसित करनी है जो यहाँ के जनता को समझ में आए, यहाँ की जनता अपने को उसके साथ जोड़ पाए। तो मेरा मानना है कि दोनों को ही एक अपने पॉलिटिक्स के डिक्शन, पॉलिटिक्स के तरीके और अपने जो प्रचार तंत्र को फिर से रीऑर्गेनाइज अपने तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जो विजय मिली है वो ये कहता है कि ये विजय दोनों को ही
एक नई संभावनाएं तो देती है, साथ साथ नई चुनौतियां भी खड़ी करती है। बुंदेलखंड में महुबा की नवीन गल्ला मंडी में लाखों की मूंगफली पानी में डूब गई। किसानों का कहना है कि उनकी फसल के लिए बड़े टीन शेड्स पर कारोबारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी उपज खुले में रखनी पड़ी और वो बारिश के पानी में बह गई। मंडी में जल निकासी का कोई सही इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल सका और फसल बर्बाद हो गई। मेहनत से उगाई गई जिस उपज को बेचने के लिए मंडी में लाए थे, उसे इस तरह से समेटना पड़ रहा है। बारिश हुई और खुले में रखी हजारों क्विंटल मूंगफली पानी में बह गई। जो बच गई है उसे भी भला कौन खरीदेगा। 70 बोरा का ढेर है, 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए चबूतरे बने हुए हैं, जिन पर टीन के शेड हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इन पर कारोबारियों के कब्जे हैं, लिहाजा उनको खुले में फसल रखनी पड़ती है। जो व्यापारी लेके आ रहे माल, उनका माल रखा है यहाँ खुले में कहाँ है? बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का है, जो है बाहर रखा है, तो पानी गिरा है इसके लिए तो पूरा भीग गया। कितना बर्बाद हुआ माल आपका? हमारा माल हुआ है अभी 1 गाड़ी का माल हो गया है। और किसानों का कितना हुआ होगा लगभग? किसानों को तो बहुत हो गया है। किसानों को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन मंडी के अफसरों को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस संकट के बाद मंडी सचिव कार्यालय से गायब हो गए और जब परेशान किसान उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। उसमें जो किसानों का जो नुकसान हो गया है, उसके लिए जो है क्षतिपूर्ति तो असंभव लग रही, और उसमें जो है रेट के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करना पड़ेगी, तभी जो है किसानों को लाभ मिलेगा। इस बार मूंगफली की जो फसल आई है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मंडी में उसका जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी दबाव भी बना रहे कि उससे कम करवा दी, लेकिन हमने कहा 5,000 से 10,000 के बीच में टैक्स रहेगा, उससे कम में नहीं मंडी शुल्क काटा जाए। मंडियों में किसानों के साथ लूट की कहानियां आम हैं। किसान अक्सर बताते हैं कि किस तरह मंडी के कर्मचारी और गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे व्यापारी उनको लूटते हैं, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुनता। हो सकता है कि इस बार जिम्मेदार मंडी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन क्या इसके बाद भी ये सिलसिला थम सकेगा? महोबा से इरफान पठान के साथ लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही, लेकिन आपसे रविवार सुबह मुलाकात होगी नतीजों के साथ। आप रहिएगा NDTV इंडिया के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।